हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के टॉपिक में मैं फ्रिक्शन को डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा मैंने कंस्ट्रेंट मोशंस पे कुछ वीडियोस बनाई थी। आई होप कि आपने उनको देखा होगा, आपके कोर्स से रेलेवेंट होंगी। आज फ्रिक्शन डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। न्यूटन लॉज में फ्रिक्शन के बहुत सारे वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई लेवल पे, नीट लेवल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन को हम कैसे एनालाइज करेंगे, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस टॉपिक में ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले जब अगर हम कॉमन बात करें फ्रिक्शन की, डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन हम कहाँ पर विजुलाइज करते हैं, तो फिजिक्स की किताबों में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखी होती हैं जो कुछ हमें पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती हैं। बट उससे पहले कॉमन लाइफ में अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ग्राउंड पे ऐसे उसको स्लाइड करवाते हैं तो कुछ दूरी पर जाके वो रुक जाता है। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट रुक गया। ओके, अगर वो सरफेस थोड़ा ऑयली हो, राइट, तो उस सरफेस पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या सेम ऑब्जेक्ट को पास करवाता, थ्रो करवाता, तो वो थोड़ा दूर जाता। हुआ क्या कि पहले ऑयल फ्री था, थोड़ा रफ सरफेस था, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा जल्दी रुक गया। बट जब वही सरफेस थोड़ा ऑयली हो गया तो ऑब्जेक्ट दूर जाके रुका है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है, जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाया जा रहा है, उसके रफनेस में फर्क आ गया। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रफनेस of the surfaces in contact. Okay? हालांकि बहुत सारी हम इसके मैथमेटिकल भी देखेंगे, मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला है फ्रिक्शन का, बट ये छोटी छोटी बातें हमें देखनी ही पड़ेंगी फ्रिक्शन। सो बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड एग्जांपल है, हमारे पास एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर एक हमने ब्लॉक रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक को अगर मैं इस डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से मूव करवाता हूं, तो आप देखोगे कि ये ब्लॉक जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहां कहीं आके रुक जाएगा। इट मीन्स कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, u था, और ये m है। तो ये यहां पर आके रुक गया है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर इन्वॉल्व हो रही है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एक्चुअली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये इन दोनों, ये ग्राउंड और ये ऑब्जेक्ट, इनके जहां पर सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, वहां पर एक्ट करता है। और वी कैन से यहां पर ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके अलोंग इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन यहां पर एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f से इंडिकेट कर रहा हूं, इस तरह से। तो इस ये एरो के अलोंग इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट किया इस ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक यहां पर आके रुक गया है। बातें यही सीखनी है कि इसी डायरेक्शन में क्यों एक्ट किया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्ट किया ही क्यों, ठीक है, ये ब्लॉक क्यों आके रुक गया, क्या इसी डायरेक्शन में एक्ट कर, उसकी डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की, या फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं इस छोटे से टॉपिक में, उन सबको धीरे धीरे सीखेंगे। पहली बात तो क्लियर होगी, ब्लॉक इस डायरेक्शन में भेजा गया तो यहां आके रुक जाता है, या आपने करके देख सकते हैं, किया भी होता है आपने अपनी लाइफ में। तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगी, इस फोर्स ने इस ब्लॉक को धीरे 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 डी एक्सेलरेट करके यहां पर इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। सो इस फोर्स ने इस ब्लॉक को एक्सेलरेट नहीं किया, डी एक्सेलरेट किया। इसकी स्पीड चेंज हो रही है, पहले कुछ स्पीड थी, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड का कम होता होता कितना हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब देयर इज ए change in speed, or we can say that there is a change in velocity. So wherever there is a change in velocity, acceleration is involved, but in this case deceleration is involving here due to frictional force. We will solve the numerical based on this situation. Okay, so friction जो होता है actually वो arise कहां से हो गया, या इसकी अगर definition देखी जाए तो मैं थोड़ा सा concrete words में इसकी definition आपके सामने रखता हूं। friction opposes the relative motion of the two bodies
स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो क्या है? फ्रिक्शन अपोजेज relative motion of the two surfaces in contact with each other, in contact with each other। ओके, सो इस छोटी सी स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज रिलेटिव। फ्रिक्शन अपोजेज मोशन इज ए मिसकंसेप्शन। ओके, असर्शन रीजनिंग में ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा। नो, फ्रिक्शन नॉट ऑलवेज अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन इवन सपोर्ट मोशन। इवन फ्रिक्शन जो है वो मोशन को सपोर्ट भी करता है। फ्रिक्शन, इवन फ्रिक्शन सपोर्ट मोशन। ये जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग मी टू राइट ऑन द बोर्ड। सो फ्रिक्शन हमेशा सिचुएशंस को अपोज ही नहीं करता है, फ्रिक्शन हमेशा बुरी फोर्स नहीं होती है, फ्रिक्शन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अच्छी फोर्स भी मानी जाती है। हम गाड़ी चला पाते हैं फ्रिक्शन के कारण, हम लिख पाते हैं, हम खाना खा पाते हैं, हम खेल पाते हैं, हम चल पाते हैं, बहुत सारे हम कपड़े पहन पाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अदरवाइज आप शॉपिंग करते आपके हाथ में टैग ही ना आता। आप जब भी शॉपिंग करते हैं सबसे पहले प्राइस टैग देखते हैं, अगर फ्रिक्शन ही एग्जिस्ट ना करता तो आप कभी प्राइस टैग ही ना देख पाते, आप उसको ऐसे फील ही ना ले पाते ना कपड़ों की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके जज्बात से, आपकी फीलिंग से जुड़ी होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। और फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो यहां पर क्या था रिलेटिव मोशन? यहां पर ये तो हमारे पास ग्राउंड था और ये ब्लॉक था। तो एक तो हमारे पास ये जो है ग्राउंड है, इसकी वेलोसिटी तो हो गई 0 और इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी u। तो इन दोनों का रिलेटिव मोशन अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ऐसा लिखा जा सकता है। अब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है? u है, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना है? 0 है। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गया? u आ गया है। तो फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को अपोज करेगा, मतलब यहां पर इस वेलोसिटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसलिए u को अपोज किया फ्रिक्शन ने, और धीरे धीरे u कम होता होता कितना हो गया? 0 हो गया है। थोड़ी और बातें देखते हैं। फ्रिक्शन जो होती है वो ऑब्जेक्ट पे क्या हमेशा ही अप्लाई होती रहती है? इस सिचुएशन को देखें कि जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करेगा। सबसे बेसिक सी चीज है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि क्या है? रेस्ट पर है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। इट इज टोटली एट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑल्दो द सरफेस इज रफ। सरफेस रफ है, द कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज रफ, but there is no force acting on the block. The block is totally at rest. So what is the force acting on this block? पूछा जा सकता है ना कि इस ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी? What is the net resultant or the what is the frictional force acting on this block? So बड़े प्यार से हम कह सकते हैं the frictional force acting on this block is equals to 0. क्यों 0 यार? यहां पर तो एक्ट कर रही है, वहां पर क्यों 0 हो गई? दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पर ब्लॉक क्या था? रेस्ट पर था, और यहां पर ब्लॉक क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये डिफरेंस है। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस एंड द फ्रिक्शन इज अपोजिंग दैट मोशन, बट इन दिस सिचुएशन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। द सरफेस इज ऑल्सो एट रेस्ट, द ब्लॉक इज ऑल्सो एट रेस्ट। सो यहां पर कोई मोशन ही नहीं दिख रहा है, तो फ्रिक्शन अपोज किसको करे यार? ठीक है ना? तो फ्रिक्शन अपना रोल प्ले यहां पर नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। सो वी कैन से दैट, बड़े प्यार से कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ऑल राइट।
अब अगर कोई फोर्स अप्लाई होती है, मैं कहता हूं मैंने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन दिस ब्लॉक एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म, या हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण क्या जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या मूव करना शुरू हो जाता है? नहीं। जैसे ये बोर्ड है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये F मैं इस पे लगा रहा हूं, क्या बोर्ड मूव कर रहा है? नहीं। सिचुएशंस पे अगेन डिपेंड करता है, इस ब्लॉक के मास पे डिपेंड करेगा, इसके वेट पे डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स का ब्लॉक को मूव नहीं करवा सकता। आपके सामने छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, आप आसानी से उसको धकेल सकते हैं, लेकिन उसी तरह आपके सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं उतनी सी ही, तो क्या वो मूव करेगा? वो मूव नहीं करेगा। इट मीन्स दैट ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये ब्लॉक को मूव करवा पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी डिसाइड करना एक कॉन्सेप्ट में आता है, एक न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल सोच में आता है कि सबसे पहले हमें सोचना ही पड़ेगा कि कितनी मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर मास को मूव करवाने के लिए, और उसको कैसे हैंडल किया जाता है आपके सामने है कि ऑब्वियसली इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक की टेंडेंसी है कि ये टुवर्ड्स राइट मूव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मूव नहीं कर रहा बट करना चाहता है, so it has a tendency to move towards right, so the frictional force will act towards left to oppose that tendency of motion। फिर से आपको बताता हूं, इस फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या है कि ये अपनी इतनी सी कोशिश कर रहा है कि ये इस फोर्स के कारण टुवर्ड्स राइट साइड मूव हो सकता है, बट फ्रिक्शन क्या करेगा, फिर उसकी इस टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा टुवर्ड्स बाय अप्लाइंग द फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड लेफ्ट। सो फ्रिक्शन यहां भी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। यहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन कैसी है? टुवर्ड्स लेफ्ट। फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स मैं उस डायरेक्शन में अप्लाई कर देता तो फ्रिक्शन ने इस डायरेक्शन में हो जाना था। ऑलराइट, सो मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0 न्यूटन था, ये रेस्ट पर था, 1 न्यूटन अप्लाई किया, ये रेस्ट पर था, 2 न्यूटन अप्लाई किया, इट गेट द टेंडेंसी टू मूव। जैसे ही 2 न्यूटन से ज्यादा हुआ ये मूव करना शुरू हो गया। जैसे एक कॉमन सी एग्जांपल होती है, गाड़ी फंस जाती है, एक पर्सन धक्का लगाता है नहीं निकलती, 2 पर्सन धक्का लगाते हैं नहीं निकलती, तीसरा पर्सन भी आ जाता है, तीनों मिलकर धक्का लगाते हैं, गाड़ी चल पड़ती है ना, उसको धकेला जा सकता है। मतलब क्या हुआ? 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, नहीं कुछ फर्क पड़ा, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ही 3 न्यूटन की फोर्स लगती है तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जब तक फोर्स भी लग रही है, ये जो फोर्स क्या है? नॉन जीरो है, उसके बावजूद भी इवन देन द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इवन देन द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे है, स्टैटिक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगी इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। एस से डिनोट किया जा सकता है, या पूरा वर्ड लिख सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बड़ी ही छोटी सी चीज है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, फिर से मेरी बात को सुनिएगा कि जैसे ही मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, लेट्स से नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा था ना, लेट्स से मैं कहता हूं इट इज इक्वल्स टू 1.5 न्यूटन, बट इट इज एट रेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लॉक रेस्ट पर है बट फोर्स लग रही है, तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी एक्सेलरेशन 0 है, बट इस पे फोर्स लग रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है? व्हेन देयर इज नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 0। अगर इस डायरेक्शन में इस पे 1.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली इस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा?
1.5 न्यूटन होगा. सो वी कैन से दैट द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक along the horizontal direction is 0. That's why its velocity equals to 0. That's why its acceleration is equal to 0. Or we can say that the block is at rest. Okay. So ये जो एक्सटर्नल फोर्स था उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना मैग्नीट्यूड डिसाइड किया 1.5 न्यूटन. फिर से सुनिए, जितना एक्सटर्नल फोर्स था उसके एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड स्टैटिक फ्रिक्शन ने एक्वायर कर लिया कि भाई अगर तुम इधर 1.5 न्यूटन लगाओगे तो मैं भी अपोजिट डायरेक्शन में 1.5 न्यूटन लगा के इस ब्लॉक को क्या रखूंगा, रेस्ट पे रखने की कोशिश करूंगा. इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इस सिचुएशन में कितना है, 1.5 न्यूटन है एंड द बॉडी इज एट रेस्ट. यस, स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, मैं कहता हूं कि जैसे ही हमने यहां पर एक्सटर्नल 2 न्यूटन अप्लाई कर लिया तो ब्लॉक गेट द टेंडेंसी टू मूव रिलेटिव टू दिस सरफेस. तो ब्लॉक में वो टेंडेंसी आ गई कि वो मूव करना शुरू हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसने 2 न्यूटन एक्वायर किया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी पूरा जोर लगाया होगा. अभी इसमें टेंडेंसी आई है, इट इज एट द वर्ज टू मूव टुवर्ड्स राइट. चल नहीं पड़ा है या दौड़ नहीं पड़ा है, जस्ट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज 2 न्यूटन. सो इस डायरेक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, इस डायरेक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 2 न्यूटन होगा. बट इस सिचुएशन में क्या होगा, v का वैल्यू हम कहेंगे कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इक्वल टू 0. कि ये चल पड़ा है बट इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से, और वी कैन से द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल पड़ा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. अगर जैसे ही 2.01 करेंगे, है ना, जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड 2.1 न्यूटन करेंगे, जैसे अगर मैं एक और डायग्राम बनाता हूं यहां पर और उसमें शो करता हूं कि अब मैग्नीट्यूड कितना एक्ट कर रहा है, अब मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल है 2.1 न्यूटन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्ट कर सकता है, 2 न्यूटन. इस सिचुएशन में ये सिचुएशन डिसाइड करती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा. तो यहां से हमने डिसाइड किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2 न्यूटन. एक्सटर्नल फोर्स कितनी अप्लाई की, 2.1 न्यूटन. इट मींस दैट देयर इज अ resultant force which is acting towards right on this block. Due to that resultant force there is acceleration. So इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी नॉट जीरो, और एक्सेलरेशन भी है. इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा. तो आपके सामने ये 3 सिचुएशंस हैं. सिचुएशन ए है, सिचुएशन बी है और सिचुएशन सी है. सबसे पहले तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए ये 3 सिचुएशंस कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है. तो आपने देखा होगा कि यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, 0 था, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा था. जैसे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, ओके, सो ये ए है, दिस इज बी, सी एंड डी. बी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे एक्सटर्नल फोर्स 1.5 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 1.5 न्यूटन. स्टैटिक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज द ब्लॉक स्टिल इज एट रेस्ट हैविंग वेलोसिटी 0. अगेन एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने 2 न्यूटन किया है. it get the tendency to move, it is at the verge to move on this plank, on this surface towards right. तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई. ये एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई. तो इस सिचुएशन से पहले ये, इस सिचुएशन के जस्ट बाद ये, तो इस क्रिटिकल सिचुएशन पे जो एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, दैट इज अपोज्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहां से डिसाइड होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा. सो दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. अगेन द स्टैटिक फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, अभी मैं वो बातें लिखूंगा यहां पर. ये सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, तो धीरे धीरे बातें मैं आपको बताऊंगा. ओके, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स 2.1 न्यूटन होता है
बट स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टिल वैल्यू कितनी रह सकती है, मैक्सिमम 2 न्यूटन. सो इट हैज द नेट रिजल्टेंट फोर्स टूवर्ड्स राइट, ड्यू टू विच इसके पास एक वेलोसिटी भी आ गई है और एक एक्सेलरेशन भी आ गई है. तो इन चारों सिचुएशन से हमने क्या कंक्लूड किया, इन 4 सिचुएशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इट हैज वेरिएबल मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन हैज वेरिएबल मैग्नीट्यूड. यहां कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. तो जो स्टैटिक है फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. क्लियर हो गया. दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन भी ये अपनी चेंज कर लेगी. अगर ये फोर्स इस बारी हमने इस डायरेक्शन में ना लगा के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया होता, लेफ्ट साइड पे अप्लाई करते एक्सटर्नल फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगता, राइट तरफ अप्लाई होना शुरू हो जाता. तो यहां पे ये भी बात लिख सकते हैं, इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कैन, सेल्फ एडजस्टिंग का वही मतलब है कि ये अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है. इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकती है. अब और क्या बातें हैं इसमें, उसको भी चला देखेंगे कि स्टैटिक के बाद जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया तो फिर कौन सी फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी यहां पर, है ना. फिर भी तो कोई ना कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी ना, तो उसको भी देखेंगे कि फिर कौन सी फ्रिक्शन यहां पर एक्ट कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फोर्स, हालांकि मैंने स्टैटिक लिखा है, वहां पर स्टैटिक ये जो है मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक है, तो मैंने लिख दी यहां पर. ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक की, उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो ये बात याद रख सकते हैं. मैथमेटिकली ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसको लिखा जाता है म्यू एस एन. अब बातें आ गई कुछ इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए नई चीज है, हालांकि नॉर्मल रिएक्शन हमें पता होता है क्या है. तो म्यू एस जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस. डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. ओके. इसका जो वैल्यू होता है, यूजुअली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसका जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच ही होता है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल इन कांटेक्ट, कि इसका म्यू एस का जो वैल्यू होगा, ये दो ऑब्जेक्ट का, अगर ये प्लास्टिक है, ये सेरामिक है, ये ग्लास है, ये आयरन है, तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में, दो सरफेसेस का नेचर जो है, आपस में जो कांटेक्ट में सरफेसेस हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है. सो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल्स इन कांटेक्ट. ठीक. म्यू एस एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मटेरियल के लिए इसका वैल्यू फिक्स रहेगा. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक आयरन पेयर बन गया, एक पर्टिकुलर पेयर के लिए इसका वैल्यू क्या रहेगा, मोस्टली कांस्टेंट रहेगा. एन आप जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन. ठीक.
तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है जब तक क्या कांस्टेंट हो, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो। हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वेरी कर सकती है। जब बॉडी को टॉपल होने की सिचुएशन होती है, बॉडी के टॉपल होने की सिचुएशन होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है कि बॉडी टॉपल ना हो। उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो अगेन मैं कह रहा हूं, इसकी वैल्यू आसान शब्दों में मैक्सिमम होगी। कितनी वैल्यू है, म्यू एस एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन जो यहां पर इस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन एक्ट करेगा, mg एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया इस डायग्राम के मुताबिक। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब अपने आप को सामने रखता है। जब एक बॉडी आप देख रहे हो कि डेफिनेटली मूव कर रही है, तो जब एक बॉडी मूव कर रही होती है, उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस, तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। क्या एक्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। तो यहां पर एक्चुअली ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। When the two surfaces actually are in relative motion, when the surfaces are in relative motion, then the friction acting between them is called kinetic friction. Then kinetic फ्रिक्शन एक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। तो इसकी डायरेक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होगी। सिचुएशन के हिसाब से जो भी एक डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी फ्रिक्शन की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। बिकॉज हम जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो ये सारा एक अच्छा सा टॉपिक होगा, अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा कि किस तरह से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। इंक्लाइंड सरफेस है तो कैसे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है तो कैसे, तीन ब्लॉक आपस में कॉन्टेक्टेड हैं, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक तीसरा ब्लॉक, तो किस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। सो हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये एक अलग वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा। अभी बस आपको जनरली बता रहा हूं कि फ्रिक्शन क्या होता है, फिजिक्स में उसका क्या रोल है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेट्स से 20 न्यूटन का, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और मैं यहां पर इसकी वैल्यू 0.2 लिख रहा हूं। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका वैल्यू है 2 kg। ओके, तो आपसे पूछा गया कि बताओ ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा और ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, है ना, ये बातें पूछ ली गई। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जब हम फ्रिक्शन को पहली बार सीखते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जान लें। जब तक आपको न्यूमेरिकल्स में अगर म्यू ही लिखा हो तो आपको म्यू ही मानना है। म्यू एस और म्यू के अलग अलग वैल्यूज भी देता है कई बार एग्जामिनर कि म्यू एस इक्वल्स टू दिस वन, म्यू के इज इक्वल टू दिस वन। यूजुअली क्या होता है कि म्यू एस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा म्यू के अगर वो दोनों वैल्यूज रिफ्लेक्ट करेगा न्यूमेरिकल में। अगर सिंपली म्यू लिखा हुआ है तो अगर आपको स्टैटिक की रिक्वायरमेंट है तो इसको स्टैटिक मान के चलिए, अगर काइनेटिक की रिक्वायरमेंट है तो इसको काइनेटिक मान के चलिए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर इसको कैसे देखूंगा, म्यू एन की नजर से देखूंगा। एन कितना होगा, एन यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहां पर फोर्स लग रही है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन सरफेसेस के बीच इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो ये कितना हो सकता है, म्यू का वैल्यू है 0.2
और n इक्वल्स टू mg, mg सॉल्व करें अगर हम 0.2, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, ये आ जाएगा 4 न्यूटन। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, यहां पर 4 न्यूटन लग सकता है। ओके, यहां कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट पे एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, ऑलराइट। तो रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा फिर, नेट रिजल्टेंट फोर्स यहां पर कितना हो सकता है, F माइनस F। दिस इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग। ये हो गया 20 माइनस फ्रिक्शन का कितना वैल्यू आया 4, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 16 न्यूटन। 16 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो 16 डिवाइडेड बाय मास इक्वल्स टू 2 kg, इट कम्स आउट टू बी 8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो इतनी एक्सेलरेशन से ब्लॉक जो है राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। एज द ब्लॉक इज मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन, सो द फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग, इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ग्राफ आपको बता देता हूं, ग्राफ पूछा जाता है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो 11th क्लास पास कर चुके हैं, 12th में हैं या एक ड्रॉप किया हुआ है तैयारी के लिए, उनको तो पता होगा ग्राफ का, कि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई में पूछा जाता है, आपके स्कूल लेवल के यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा। सो ये एक ग्राफ है विच इज along the y-axis we have the magnitude of friction force and along the x-axis we have the external applied force. External applied force. हमने, आपको पता होगा इससे पहले यहां पर हमने 4 सिचुएशंस रखी थी। जब ब्लॉक रेस्ट पे था, 0 था, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 थी, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 1.5 न्यूटन हुई, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन हुई, उसके बाद ब्लॉक एक्सेलरेट करना शुरू हो गया जब एक्सटर्नल फोर्स 2.1 न्यूटन अप्लाई की गई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग जब अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होती है 0। वो 4 सिचुएशन के हिसाब से यहां पर मैं डायग्राम, ये ग्राफ बना रहा हूं। जैसे जैसे अप्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होती जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपना मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता जाएगा, सो दैट कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो ये लीनियरली इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है स्टैटिक पोजीशन को, कि ऑब्जेक्ट अभी तक स्टैटिक है। फिर एक ऐसा फोर्स का वैल्यू आता है, ऐसा फोर्स का वैल्यू आता है कि उस वैल्यू से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकती। सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको मैं L लिख सकता हूं। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दिस इज द सिचुएशन जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद ये जो वो क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसके बाद अगर हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स और इंक्रीज करेंगे, है ना, तो फॉर एग्जांपल यहां पर 2 न्यूटन था, उस डायग्राम के हिसाब से 2 न्यूटन था, तो 2 न्यूटन से जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा इस तरह से। आप इस तरह से डायग्राम देखते हो, यूजुअली बुक्स में ऐसी डायग्राम होती है। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये बता रहा है कि अप्लाइड फोर्स के साथ साथ जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी जो वैल्यू है वो ये है। तो सिचुएशन के हिसाब से ये जो L के जस्ट नीचे है K, सो दिस मैग्नीट्यूड K जो इंडिकेट पॉइंट है, K is indicating the magnitude of kinetic friction. L is indicating the magnitude of limiting friction, which is just above the magnitude of kinetic friction.
L is also called the maximum value of static friction. अब ये देख रहे हो आप, ये स्टैटिक रीजन था, इसका मतलब जब अप्लाइड फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैटिक भी कितना था, 1 न्यूटन था। जब अप्लाइड समथिंग यहां पर मैं कहता हूं 1.6 न्यूटन था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैटिक भी कितना होगा, 1.6 न्यूटन हो जाएगा, राइट। सो मैक्सिमम फॉर एग्जांपल फिर 2 न्यूटन आया तो लिमिटिंग भी कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। 2 न्यूटन के बाद जैसे ही अप्लाइड फोर्स 2.5, 2.6, 2.7, 2.1 जैसे ही इंक्रीज हुई, एकदम से फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया। ये क्यों होता है, इसका माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जिसको कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है, वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने लेक्चर में ऐड ऑन करूंगा। सो अभी देखूंगा कि अभी ये ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, बिकॉज उस पर भी एक हम अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं, थियोरेटिकल अपने कॉन्सेप्ट को, अपने दिमाग के पुर्जों को खोल सकते हैं कि वो कोल्ड वेल्डिंग कब होता है, कैसे होता है। उस कोल्ड वेल्डिंग के कारण ही ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन से या लिमिटिंग फ्रिक्शन का, थोड़ा सा कम होकर किस में आ गया है, काइनेटिक में आ गया है। कोशिश करता हूं मैं इसी में अभी कंप्लीट करने की। तो ये जो अब बातें बता रही हैं, देखो ये जो ग्राफ है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इट मींस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज नॉट ए सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपनी वैल्यू को वेरी नहीं कर रहा है। सो ये जो रीजन है ये किसका है, ये काइनेटिक का ग्राफ है, काइनेटिक फ्रिक्शन की सिचुएशन है ना। तो ये कैसी है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है इसका, ओके। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पे। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैंने बात की कोल्ड वेल्डिंग की, उससे पहले मैं काइनेटिक फ्रिक्शन को थोड़ा सा और आपके सामने रखना चाहता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन पे, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही लिखा जाता है। सो अगर मैं इसको K लिख दूं तो ये हो गया ऐसे, Fk इक्वल्स टू म्यू के एन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। अगेन म्यू के जो होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल इन कांटेक्ट, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, ये वाली बात हो गई। यूजुअली मैंने ये भी आपको बताया है, ये बात म्यू एस यूजुअली क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आपने देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकता है। तो इसीलिए आप ये एक रिजल्ट या एक एक्सप्रेशन याद कर सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है 0 के। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग, उसका मैग्नीट्यूड 0 से ज्यादा होता कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। इस डायग्राम के हिसाब से उसका वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 2 न्यूटन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सवालों में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। दोनों रिजल्ट देख लिया आपने, काइनेटिक फ्रिक्शन को मैग्नीट्यूड में कैसे लिखा जा सकता है, उसको इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जा सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोल्ड वेल्डिंग के बारे में भी बता दूंगा, और उसके बाद हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि इस डायग्राम में तो बड़ी आसानी से आपने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड कर लिया था, बट ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जहां पर आपका दिमाग आपको आंसर नहीं दे पाएगा कि यहां पर डायरेक्शन कैसी होगी। तो उन सारी बातों को सीखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, वीडियो को बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो के साथ हम नेक्स्ट पे जाएंगे और इसी फ्रिक्शन को, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे सवालों के साथ, सो दैट कि आपका जो फ्रिक्शन है ना,
दिमाग में जब सवाल सॉल्व करते हैं जो फ्रिक्शन हो वो बिल्कुल स्मूथ हो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।